हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ए टू जेड बायोलॉजी। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, जिसका इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके बाद आता है आपका चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 न्यूट्रिशन। इंट्रोडक्शन के बाद ये न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस न्यूट्रिशन के टाइप्स को हम इजीली जो है डिफाइन कर सकते हैं। वाई फ्लो चार्ट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स और इन द क्लास टेस्ट एंड अदर थिंग। इसके लिए कुछ अलग से बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप केवल फ्लो चार्ट को ही अगर आप देख लेंगे ठीक से, तो इसमें आप जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे ईजिली। फ्लो चार्ट जो है आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देते हैं। फ्लो चार्ट को स्टडी करें, उसी से जो है आपके क्वेश्चंस काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 5 का 5.2 आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन। उस न्यूट्रिशन में हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हम डेफिनेशन देंगे जिससे क्लियर हो जाए कि ये क्या है। फिर हम बताएंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फिर हम बताएंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सबसे पहली डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट। अब यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर इस चीज़ को समझना है। यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? तो यूटिलाइजेशन, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में समझा दिया था कि यूटिलाइजेशन फॉर जीप, इस वर्ड को याद रखना, जीप। ठीक है, जीप क्या है? व्हाट इज जीप? जीप फॉर ग्रोथ, और इसी के साथ साथ आप जोड़ दीजिए इसको रिपेयर। ठीक, ई फॉर एनर्जी एंड पी फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, अगर ये आप पॉइंट भूल भी जाएं प्रोटेक्शन वाला तो भी कोई बात नहीं, आप ये दो वर्ड याद रखना, ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड ए मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फॉर व्हाट? एज एन द लाइफ प्रोसेसेस, सारी टूट फूट होती रहती है सेल्स की, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। एंड रिपेयर के साथ साथ बॉडी ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए न्यूट्रिएंट्स की और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। एंड थर्ड इज ऑल लाइफ एक्टिविटीज नीड्स एनर्जी। और जैसा कि मैंने बताया था कि एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी के लिए फूड को तोड़ना पड़ेगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो फूड को लेना इज न्यूट्रिशन, एंड फूड को तोड़कर एनर्जी निकालना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, तो न्यूट्रिशन का ये तरीका हो गया। अब न्यूट्रिशन में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने आपको समझाए थे कि बहुत ब्रीफली हम समझा दे रहे हैं। न्यूट्रिशन को दो तरीके से बांटा गया था एज इन, एक होता है ऑटो और एक होता है हेट्रो। एक ऑटोट्रॉफिक है, ट्रॉफिक मोस्टली जितने बायोलॉजी के वर्ड्स होते हैं वो लैटिनाइज या ग्रीक वर्ड्स होते हैं, तो उनको तोड़ के आप जो है न्यू वर्ड्स जो है इजीली ऑरिजिनेट कर सकते हैं और उनको याद करने रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन से मतलब यहाँ पर ये है कि रॉ मटेरियल जो होता है इनका, दैट इज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, and these organisms are able to convert it into complex organic one. So the autotrophic nutrition is a type of nutrition में mostly they are of two types, chemo autotrophs, जैसा कि कीमो फॉर केमिकल, छोटा सा दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में छोटा सा देने पर भी इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए हम इसको केवल समझा दे रहे हैं। केमिकल न्यूट्रिशन या कीमो ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टेक एनर्जी by the chemical synthesis like bacteria, while second are photoautotrophs. What is photo? Photo is light here. Auto means cell, trophs means nutrition. Photoautotrophs yani the organism which can use light. So this light is used for the synthesis of food. इसको हम लोग जानते भी हैं, this is called as photosynthesis. Now the topic is how do living things get their food. The general requirement for energy and material is common in all organisms, but it fulfill the different ways. तो जितना हमने आपको समझाया वो सब इसी के बारे में था कि ऑटोटॉप्स होते हैं और हेट्रोटॉप्स होते हैं। ऑटोटॉप्स जो होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं, और जो हेट्रोटॉप्स होते हैं वो उसको करते हैं, फूड को यूज़ करते हैं, रेडीमेड फूड होता है। तो हेट्रोटॉप्स में कौन कौन आता है, ऑटोटॉप्स में कौन कौन आता है, वो एक बार और समझ लीजिए। ऑटोटॉप्स में आते हैं आपके दो तरीके के, जैसे कीमो एंड फोटो। तो कीमो में आते हैं आपके बैक्टीरिया, और फोटो ऑटोटॉप्स में आते हैं आपके प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो सारे। तो ये जो करते हैं इससे एनर्जी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये जिससे लेते हैं दे आर कॉल्ड एज
कीमोसिंथेसिस। सारे प्लांट्स आते हैं, साथ साथ इसमें आता है बीजीए, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, आल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉप्स में कौन आता है? हेटेरोट्रॉप्स में वो सारे आते हैं जो अपना फूड बाहर से लेते हैं। इसमें आते हैं आपके सारे एनिमल्स जितने भी हैं, फंजाई जो कि एक्चुअल में सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रो मीन्स होता है यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ये पलते हैं और अपना जो फूड है वो फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू एक्स लेते हैं। एनिमल्स आते हैं, फंजाई आते हैं, और जितने भी ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन उसमें वो सारे आ गए। जैसे बैक्टीरिया और बीजीए ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि प्लांट्स एनिमल और फंजाई ये आपके सारे के सारे प्लांट्स एनिमल और फंजाई आपके ऐसे हैं जो यूकैरियोट्स होते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल है, आपने 9th में इसके बारे में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा हो तो हम आपको समझा दे रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, तो इसकी नीड नहीं है वैसे। प्रोकैरियोट्स में सारे बैक्टीरिया आते हैं और बीजीए आते हैं, और यूकैरियोट्स में आपके आते हैं प्लांट्स फंजाई एनिमल, ये इसके अंतर्गत आते हैं सारे के सारे प्लांट्स फंजाई एनिमल्स। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में एक और आता है माइकोप्लाज्मा, इंपॉर्टेंट है, 9th में पढ़ रखा होगा, ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ। तो इसको केवल जो है इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किए, इसको जो है पढ़ना नहीं है, केवल बता दिया आपने। पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है? हम आपको इसको तैयार करने का बहुत सिंपल फार्मूला बताते हैं। आप केवल एक इक्वेशन याद कर लीजिए, CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। दिस इज ए रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन बहुत काम आने वाली है, यहाँ से लेकर जब भी आप बायो पढ़ेंगे इस रिएक्शन को आप भूल नहीं सकते। इस रिएक्शन में CO2 प्लस H2O, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर हो गया, एंड वी नीड क्लोरोफिल एंड वी नीड सनलाइट हेयर। तो आपका जो CO2 है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज यूनाइट टू फॉर्म और पॉलीमराइज टू फॉर्म स्टार्च, एंड स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और O2 जो है वो आपकी एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगी। इसमें होता क्या है कि H2O और CO2 का ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं सिंपली। इसको कैसे सीखेंगे? ये जो CO2 है ये H2O इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और ये हाइड्रोजन इस CO2 के साथ जुड़ जाती है और बना देती है आपका C6H12O6। सिंपली मीन्स यहाँ पर CO2 का रिडक्शन होता है, H2O की स्प्लिटिंग होती है। ये प्रोसेस जो होती है, ये जो प्रोसेस है एक सिंपल प्रोसेस है जो प्लांट्स में होती है और उन सभी ऑर्गेनिज्म में होती है जिसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हैज ए कैपेबिलिटी टू स्प्लिट द water molecule into hydrogen and oxygen. So this H2O split it into hydrogen and oxygen. ये एक प्रोसेस हो गई, और ये प्रोसेस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जैसा कि 9th में आपको पढ़ाया गया था। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होते हैं, और इस ग्रेना में क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड दिस क्लोरोफिल स्प्लिट द water molecule into hydrogen and oxygen by the help of या with the help of sunlight। ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट में ही होगी, इसलिए इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें दो फेजेस हो गई। पहली हो गई लाइट रिएक्शन और दूसरी हो गई डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी और ये H2 और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, प्लस इसमें ATP फॉर्मेशन होगी, एंड दिस हाइड्रोजन कैरियर, ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कैरियर के थ्रू ले जाए जाते हैं डार्क रिएक्शन में। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये प्रोसेस लाइट रिएक्शन की होती कहाँ है? तो ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, और ग्रेना में भी कौन सा?
क्लोरोफिल इस काम को करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रोसेस हमेशा सनलाइट में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, उसके बगैर नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास लाइट रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, सिंपल। डार्क रिएक्शन इज ए रिएक्शन दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये स्ट्रोमा में होती है। इसमें जो फोटोलिसिस से हाइड्रोजन निकले हुए वो आते हैं और रिडक्शन करते हैं, किसका, रिडक्शन ऑफ CO2। एंड रिडक्शन ऑफ CO2 करने के बाद इससे बनाते हैं वो ग्लूकोज। और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होती है। आपके टॉपिक उससे बियॉन्ड है तो इससे कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। ये फोटोसिंथेसिस का जो पर्टिकुलर फार्मूला है, इसको आप जो रिएक्शन हमने आपको समझाई है, इस रिएक्शन को आप हमेशा याद रखें। CO2H2, क्लोरोफिल, सनलाइट, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। एंड दिस ग्लूकोज आफ्टर पॉलीमराइजेशन कन्वर्ट इनटू स्टार्च। ये वर्ड स्टार्च बार बार आएगा, ये ग्लूकोज कहीं नहीं आएगा। अभी हम क्यों बता रहे हैं कि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी जो NCERT है उसमें स्टार्च से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं और उन एक्टिविटीज़ से बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। उन सारी एक्टिविटीज़ के सही तरीके से कोऑर्डिनेटेड मैनर में हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। एंड दिस स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि हमने शुरू में बता दिया था कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का छोटा सा इंट्रो है, इसको आप इसी तरीके से याद कर लें, आपको ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इसका फोटोसिंथेसिस का जो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को अगर हम सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं तो इसमें लिखा जाता है 6CO2 प्लस 12H2O एंड फॉर्म दिस C6H12O6, बैलेंस रिएक्शन है ये, 6H2O एंड 6 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है जो बाई प्रोडक्ट निकलेगी, ये आपका ग्लूकोज बन गया और आपको चाहिए यहाँ पर क्लोरोफिल फॉर दिस रिएक्शन एंड सनलाइट। तो इस रिएक्शन को सारे बच्चे अच्छी तरीके से नोट कर लें, इस रिएक्शन को सारे लोग अच्छी तरीके से नोट कर लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। C6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, जो कि सेल फ्यूल है, जिसको एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है, यही फूड है। अच्छा, एक मेजर कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को भी देख लीजिए आज। जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं कि पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका आंसर आप लोग बताएं, और ये कैसे रिलेटेड है सारी चीज़ों से। दिस ग्लूकोज इज फूड एंड दिस ग्लूकोज in the plant which not used for energy convert into starch, बट एनिमल के केस में जितना भी ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि स्टार्च जो है वो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स का, ठीक है, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स का, और ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है एनिमल का। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो एनिमल्स में भी स्टार्च को ही लिख देते हैं एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, लेकिन ये रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल्स का अलग है और प्लांट्स का अलग। प्लांट्स में ये स्टार्च है और एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन है, ये याद रखना। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जैसे कि क्वेश्चन ये बनता है कि CO2 कहाँ से आती है, तो CO2 टेकन फ्रॉम एनवायरनमेंट। कहाँ से आती है CO2? एनवायरनमेंट से आती है। और प्लांट्स में कैसे जाती है? प्लांट्स में जाती है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा की अभी हम क्लियर कर देंगे स्टोमेटा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बस इतना याद रखना। और स्टोमेटा से कहाँ जाती है? लीव्स में। लीव्स में जाने के बाद कहाँ जाती है? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल लीव्स में होते हैं। एंड मीजोफिल सेल से कहाँ जाती है? क्लोरोप्लास्ट में। एंड दिस क्लोरोप्लास्ट में CO2 का रिडक्शन होता है और आपका ग्लूकोज बनता है। तो इस रूट को, इस चार्ट को सिंपली आप जो है याद कर लेना कि इन्वायरमेंट से CO2 आती है, स्टोमेटा के थ्रू लीफ में जाती है, लीफ में मीजोफिल सेल्स होती है, वहाँ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वहाँ इसका यूटिलाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। दूसरा आता है आपका, क्या केवल CO2 जरूरी है प्लांट्स के लिए? पानी कहाँ से आता है? पानी आता है सॉइल से, ये याद रखना है। ये दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे CO2 आती है डिफ्यूजन के थ्रू इन्वायरमेंट से, वहीं प्लांट्स में पानी जो आता है सॉइल से, उसको लाने वाले कौन है? उनको लाने वाले हैं जाइलम। कौन लाता है? जाइलम लाते हैं। कहाँ लाते हैं? जाइलम भी लीफ तक लाते हैं, और वहाँ ये प्रोसेस फिर से सेम वही है। अच्छा, CO2H2 के अलावा प्लांट्स को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि हमने आपको बताया था, न्यूट्रिएंट्स,
न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको प्लांट्स लेते हैं सॉइल से, जैसे कि है फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि है नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी मिनरल्स हैं वो भी पानी के साथ ही आते हैं, जितने भी ये मिनरल्स हैं ये भी पानी के साथ ही प्लांट्स के अंदर आते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से ले लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, अभी हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे ये सारे फ्लो चार्ट से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो ईजिली इसको जो है आप समझते जाएँ केवल, और इतना कठिन भी नहीं है कि इसको आप जो है याद ना कर पाएँ। आपको बहुत सारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जो फ्लो चार्ट्स हैं उनको केवल पहले स्टडी कर लें जिससे आपकी माइंड मैपिंग हो जाए, उसके बाद आप इजीली उससे ही आप थ्योरी डेवलप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।